नमस्कार दोस्तों, कल ब्रिज ट्यूटोरियल्स के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर का ऑलरेडी 2 वीडियो अपन YouTube में डाल चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर इसमें अपलोड होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप थोड़ा सा इधर इमेज ब्लर हो रहा होगा, लेकिन देख लेंगे। फर्स्ट जनरेशन में कुछ इस टाइप से कंप्यूटर यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में कुछ इस टाइप से कंप्यूटर यूज हुए हैं, थर्ड जनरेशन में कुछ कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा है, फोर्थ में वो घर में आ गया, मतलब एक कमरे में आप यूज कर पा रहे हैं आराम से, और एक जगह में लेके घूम रहे हो आप। पीसी जो होता है ना आपका पर्सनल कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन वगैरह में। तो हम लोग आज देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। डायरेक्ट इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो है मान लो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का उदाहरण है, ऐसा करके पूछ लेता है। तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा, इन्हीं सब में हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले आज का जो टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में, पहला जो इसका टॉपिक रहेगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, तो इसको सन वाइज बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है 1940 से लेकर 1956 तक। क्लियर है बातें। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को 1940 से लेकर 1956, ठीक है। पहले तो याद रखना, क्योंकि पूछ लेगा एग्जाम में कि दे देगा यूनिवेक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पास यूनिवेक कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है करके। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझते हैं, पहली पीढ़ी में क्या क्या विशेषताएं थी। तो 2-3 बातें पहले समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 1940 से लेकर 1956। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो कंप्यूटर बेस्ड थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, याद रखेंगे। ये जो थे ना निर्वात ट्यूब पे बेस्ड होते थे, कुछ ऐसा दिखता था आकृति, आप देख सकते हैं। ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स हैं। वैक्यूम ट्यूब आधारित बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम बनाए जाते थे, जिसको क्या करते थे उस समय चलाने के लिए बहुत बड़ा कमरा की जरूरत होता था। उसके अलावा बहुत ज्यादा बिजली का खपत भी करता था। और सेकेंड चीज इसमें जो था, उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, इसलिए ठंडा करने के लिए बड़े बड़े एसी भी लगाने पड़ते थे। मतलब उस समय जो था कंप्यूटर का कैपेसिटी बहुत कम था, पावर कम था और कंजप्शन ज्यादा था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कंजप्शन होता था, विद्युत लेने की क्षमता बहुत ज्यादा खींचता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ। तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बेस्ड थे, पूछेगा कैसे, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, है ना, याद रखेंगे। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, निर्वात ट्यूब पर। दूसरी विशेषता यह है कि ये मशीनी लैंग्वेज है। वैसे भी आप जानते हैं कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 यानी मशीनी लैंग्वेज, जिसको अपन बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, उसी को बस समझता है। इसको द्विआधारी अंक पद्धति भी बोलते हैं। 0 को ऑफ बीट बोला जाता है और 1 को ऑन बीट बोला जाता है, ये भी याद रखना। 0 को क्या बोला जाता है, ऑफ बीट, और इसको क्या बोला जाता है, ऑन बीट। पूछ चुका है एग्जाम में, ध्यान से इसको याद रखेंगे। 0 देखो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1, केवल मशीनी लैंग्वेज। तो ये इस समय केवल मशीन भाषा पर आधारित ही है, ठीक। आकार में कैसे होते थे, एकदम बल्कि होते थे, बड़े होते थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। मैंने बताया ना, एक कमरे में पूरा एक कंप्यूटर आता था। इसके अलावा बल्कि होते थे और बहुत ज्यादा ऊर्जा का खपत करते थे, यानी कि बिजली कंजप्शन जो करता था, पावर से सप्लाई लगता था बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा गर्म हो जाता था कि ठंडा रखने के लिए इनको एसी लगाने की जरूरत पड़ती थी उस समय। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक का है। आकार में बहुत बल्कि होते थे। इसमें एग्जांपल के तौर पर हम पिछले वीडियो में देखें ENIAC, यूनिवेक, मार्क 1, तीनों कंप्यूटर कैसा है, पूछे कौन से जनरेशन का, तो याद रखेंगे ये जो एग्जांपल है, ये तीनों कंप्यूटर आपका फर्स्ट जनरेशन का है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। क्लियर है। ENIAC में क्या था, हम पिछले वीडियो में पूरा बता दिया हूँ। यूनिवेक को पूछा है व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में पहली बार कौन सा कंप्यूटर का यूज हुआ, यूनिवर्सल कौन था, यूनिवेक था। मार्क 1 भी पूछ चुका है, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इन सब चीजों को हम देख चुके हैं और वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। इसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया था,
असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, कंप्यूटर भाषा भी पढ़ेंगे, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें असेंबली लैंग्वेज को यूज किया गया था, जिसमें आप सुने होंगे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। अल्टीमेटली कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज चाहिए, मशीनी लैंग्वेज चाहिए। आप कुछ भी इनपुट देते हो, हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो अपने आधार पर देते हैं, कोई भी लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको जब रीड करता है तो उसे मशीनी लैंग्वेज में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो उसमें असेंबलर, कंपाइलर, ये सब चीज लगा होता है। क्लियर है बातें? तो ये जो है कौन सी लैंग्वेज को समझता था, असेंबली भाषा, मतलब इस समय असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। और देखो ये ठंडा करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया है, एसी का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इसमें ये जानना है आपको कि इस समय के कंप्यूटर में, यहीं पे बता देता हूं, इस समय के कंप्यूटर में जो मेमोरी कार्ड था, मेमोरी कार्ड, ठीक है, मेमोरी के लिए, मतलब मेमोरी के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। याद रखना, किसका प्रयोग होता था, पंच कार्ड का प्रयोग। मेमोरी के लिए पंच कार्ड का प्रयोग, मतलब यहाँ पे मेमोरी के रूप में क्या चीज यूज कर रहे थे, पंच कार्ड का यूज कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है, पहली पीढ़ी का सन याद रखना है 1940 से लेकर 1956 तक। दूसरा क्या याद रखना है आपको कि इस समय के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तीसरा याद रखना है मेमोरी के लिए किस मेथड का या किस इक्विपमेंट का प्रयोग करते थे, तो याद रखना पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। ठीक है, पंच कार्ड को मेमोरी के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, आगे कन्वर्ट होते जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस प्रकार ये हो गया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी कंप्यूटर 1940 से 1956। फिर हम आते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखेंगे तो कुछ सुधार होगा, कुछ सुधार इन द सेंस जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। पीढ़ी आगे बढ़ते जाएगा तो जो भी कमी है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो ये जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, पहले तो सन देखो यार कि आप 1956 में छोड़े थे तो 1963 तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया, 1956 से 1963 आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरी पीढ़ी है उनकी क्या प्रॉपर्टीज, क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो ये याद रखो, ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। क्लियर है? यानी कि अब यहां पास जो हम वैक्यूम ट्यूब आधारित देख रहे थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गए। किस पर आधारित हो गए, ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गए। इन सब चीजों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग होगा तो पंच कार्ड अब देखो ये हो गया ट्रांजिस्टर का प्रयोग। अब हम लोग मेमोरी में पंच कार्ड यूज कर रहे थे, तो ये पंच कार्ड की जगह में आप देखेंगे इस जगह में चुंबकीय भंडारण उपकरण, मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज किसका प्रयोग करने लगे, मैग्नेटिक स्टोरेज का प्रयोग करने लगे। याद रखना, मैग्नेटिक स्टोरेज का प्रयोग करने लगे हैं। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया। उसके बाद पंच कार्ड की जगह में हम लोग क्या चीजें, देखो ये पंच कार्ड था, ये पंच कार्ड है। पुराने वाले में अपन इमेज नहीं डाले थे। पंच कार्ड में देखो कागज में छिद्र बना के मेमोरी कार्ड के तरफ पे यूज करते थे। खोजकर्ता कौन थे, हर्मन होलरिथ, बताया था आपको, हर्मन होलरिथ। अब यहाँ पे चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग चालू हो जाएगा। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जो है आप यूज करने लगेंगे। क्लियर है बातें? इस कंप्यूटर को, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को अब हम लोग बिजनेस में, उद्योग में, इंडस्ट्रीज में सब जगह यूज करने लगेंगे धीरे धीरे। पहली पीढ़ी में क्या था कि इसको अपन नॉर्मल यूज के लिए यूज कर रहे थे, मतलब पहले वो आविष्कार हो रहा था 1940 से 1956 के दौर में। आपको जो था बड़े कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब लग रहा था। इसमें क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ले रहा है, पंच कार्ड की जगह में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आ जा रहा है। अब इसका उपयोग कहाँ हो जा रहा है, तो व्यवसाय में हो जा रहा है, उद्योगों में हो जा रहा है, अलग अलग जगह में धीरे धीरे थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं यूज को। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझिएगा। बैच क्या होता है, बैच का मतलब होता है एक बार में एक से अधिक, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। तो यहां पे दिया हुआ है देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो कंप्यूटर है एक से अधिक मल्टी यूज हो जा रहा है, बैच के रूप में प्रयोग कर रहा है।
ठीक है, इस इमेज को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर है, ये कौन है, ऑपरेटर है, और इतने सारे यूजर हैं। बैच में मतलब एक साथ एक से ज्यादा काम और एक से ज्यादा व्यक्ति इसको मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ये यूजर्स हैं, ये कौन है, सब यूजर्स हैं, ये यूजर्स हैं, ये ऑपरेटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। बैच कंप्यूटर का प्रयोग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को बोला गया। इसके अलावा हम लैंग्वेज देखे थे, पहले भी लैंग्वेज देखे थे, तो इसमें कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है ना। कोबोल का फुल फॉर्म बताया था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉरट्रान एक वैज्ञानिक उच्च स्तरीय भाषा है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये सब उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा है दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में। सर याद रखेंगे, है ना, बिल्कुल 56 से लेकर 63 तक। तो इन सब चीजों में तीन बातें, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में तीन बातें। पहला चीज तो वैक्यूम ट्यूब की जगह में ट्रांजिस्टर, दूसरा याद रखेंगे पंच कार्ड की जगह में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, लाइक जैसे कि आप देखेंगे कोबोल, फॉरट्रान, ये सब लैंग्वेज का। और तीसरा और चौथा एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और व्यवसाय और उद्योगों में भी प्रयोग हो गया चालू। तो इस प्रकार से जो था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड देखेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में थोड़ा और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा भाई। सर यहाँ पे देखो 64 में 63 में उसको छोड़े थे, इसको 64 से स्टार्ट करेंगे, 64 से 71, 1964 से 1971, ठीक है। ये जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का तीसरा पीढ़ी आ गया, और धीरे धीरे कंप्यूटर में अब जो चीजें है, आकार है, वो कमी होने लगी, ठीक है। देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अपेक्षाकृत धीमी थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसके अपेक्षाकृत, दूसरा से। और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो अपेक्षाकृत फास्ट थे, इससे पहली पीढ़ी के आकार में छोटे होंगे, लेकिन उतना भी अभी छोटा नहीं हुआ है कि आप आसानी से कहीं पे लेके घूम सकते हो। पहली पीढ़ी में तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, दूसरे में थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा बिजली खपत कम होगा, थोड़ा सा आपको कम एसी लगेगा ठंडा करने के लिए, लेकिन गर्म तो हो ही रहा है। तीसरी पीढ़ी में बहुत हद तक सुधार हो जाता है। सुधार होने के पीछे का एक कारण है, इसमें आईसी का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसको मैं बताया था किल्बी ने इसका आविष्कार किया है ना। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 में, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत, ठीक है, इंटीग्रेटेड एकीकृत सर्किट का प्रयोग हुआ। पहले में हम क्या देखे, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, तीसरे में क्या आ गया, आईसी आ गया। ध्यान से समझिएगा, एसएसआई और एमएसआई का प्रयोग, ये है क्या, इसको समझिए, देखो टर्मिनोलॉजी समझिए, एसएसआई, एमएसआई, ठीक है, और होता है एलएसआई, और होता है वीएस, वीएलएसआई, ऐसे होता है। क्लियर है, एक तो समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। एस का मतलब होता है स्मॉल, एस का मतलब होगा स्केल, ठीक, और आई से होगा इंटीग्रेटर, ठीक है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटर, लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। क्लियर है बातें। तो यहाँ पे इन सब चीजों का प्रयोग कैसे कैसे होगा, तो धीरे धीरे समझ आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी फिलहाल एसएसआई आया है और आपका एमएसआई आया है, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटर का प्रयोग चालू हो गया। थर्ड जनरेशन देख रहे हैं ना, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, दोनों एक साथ में प्रयोग हुआ। PL1, ठीक है, PL1 जो था ये लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है, बेसिक भाषा है, और आपका पास्कल भाषा है, ठीक है। लैंग्वेज का प्रयोग अब और हाई लेवल लैंग्वेज अपडेट होने लगे। हम लोग ये सब लैंग्वेज को देखे हैं, 1965 में विकास हुआ था। बेसिक का फुल फॉर्म पूछता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर है, बेसिक याद रखेंगे। इसके अलावा देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो चल रहा था, अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या आ रहा है, टाइम सेविंग। ये देखो SSI और MSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हैज 330 ग्रेडेड्स। आप ये सब चीजों को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये आपका स्केल है, ठीक है। इसके अलावा यहां पास ये आईसी, ये आईसी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग हो रहा है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही टाइम में एक से अधिक लोग कंप्यूटर में जुड़ रहे हैं, एक टाइम में एक से अधिक लोग टाइम को शेयर कर ले रहे हैं सिस्टम में। इसी को अपडेट किया गया, बैच को अब क्या कर दिया गया, टाइम एट ए टाइम कर दिया गया। समझ आ रहा है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा। इसके अलावा DCM PDP-8 प्रोसेसर का भी विकास होने लगा, प्रोसेसर भी बनने लगे। अब क्या बनने लगे हैं, प्रोसेसर। लेकिन याद रखना, प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो चौथी पीढ़ी में लगाना है। किसमें लगाना है, चौथी। तो ये PDP-8 बाजार में उतरेगा आगे चल के। PDP-8 जो कंप्यूटर्स होंगे साइज में छोटे होने लगेंगे भाई। जब साइज छोटा होगा तो मार्केट में बिकना चालू हो जाएगा। लेकिन मेनली मार्केट में बिकना स्टार्ट हुआ है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, आपको 4th जनरेशन में लगाना है। तीसरी पीढ़ी में क्या क्या बातें याद रखना है, सबसे पहले आईसी याद रखिए। आईसी के अलावा आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखिए। एक सन को याद रख लीजिए, सन में मतलब क्या आएगा, तो 1964 से लेकर 1971 तक होगा। इसके अलावा स्केल जो है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, इंटीग्रेटर लोग का प्रयोग चालू हो जाता है और साइज अब छोटे होने लगेंगे, काम अब ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। तो धीरे धीरे पीढ़ी बाई पीढ़ी इसका विकास हो रहा है। हम 5 पीढ़ी देखेंगे कंप्यूटर की, 5th जनरेशन तक जाएंगे, जिसमें आखिरी में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक होता है। क्लियर है बातें, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, ये वाला चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, जनरेशन, चौथा नंबर का जनरेशन। सन वही रहेगा, 1971 से चालू होगा और 1989 तक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो, यहाँ पर अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस टाइप से ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग होगा। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, आप सुने हैं ना, वेन और सब पहला कॉमन सा एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मैन भी होता है। क्लियर है, तो इन सब चीजों को देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क का भी विकास हो जाएगा। देन सेकंड चीज, 4th जनरेशन में आपको याद रखना है, चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें ये सारे चीज का प्रयोग होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर, सबसे महत्वपूर्ण याद रखना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का विकास। मेन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति है। माइक्रो प्रोसेसर आने से कंप्यूटर जो आप लेके घूमते हैं ना आज, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, कोई भी चीज, ये सब इसी के बदौलत है। माइक्रो एकदम सूक्ष्म हो गया है प्रोसेसर। आप कहीं पे भी आसानी से कंप्यूटर को, इसके अंदर में हजारों करोड़ों इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आईसी, ट्रांजिस्टर्स, ये सब लगे होते थे, ठीक है। तो सारे काम इसी में होने लगे। इसीलिए आप देखोगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। चिप जो बोलते हैं वो चिप, साधारण भाषा में चिप है ना, चिप हो गया। माइक्रो प्रोसेसर का विकास होने लगा। इन सब चीजों का विकास एक क्रांति था, जिससे आप कंप्यूटर को हर एक जगह में लेके घूम रहे हो। इसके अलावा आप उसमें स्पीड भी पा जाते हो अच्छा खासा, ठीक है। अर्धचालक मेमोरी, अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का प्रयोग होने लगा है, याद रखना, सेमी कंडक्टर का प्रयोग होने लगा। अर्धचालक मेमोरी किसका बना होता है, कई बार पूछा है, कई बार पूछा है एग्जाम में, अर्धचालक किससे बना होता है, तो आप सब कोई जानते हैं सिलिकॉन। किससे बना होता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन किससे बना होता है, अब ये पूछ ले तो सिलिकॉन बना होता है जर्मेनियम आर्सेनाइड से, जर्मेनियम आर्सेनाइड से, याद रखेंगे, जर्मेनियम आर्सेनाइड से बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन से बना है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक मेमोरी, ठीक है। अर्धचालक मेमोरी किससे बना है, सिलिकॉन से। और सिलिकॉन किससे बना है पूछा है आपसे तो याद रखना, सिलिकॉन खुद बना हुआ है जर्मेनियम आर्सेनाइड से, जर्मेनियम आर्सेनाइड से। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है और आएंगे एग्जाम में। अलग से कोई बहुत बड़ा अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज होने लगेंगे। देखो, उच्च गति के कंप्यूटर नेटवर्क्स का प्रयोग होगा। तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग चालू हो जाएगा भाई। इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लैन और वैन का भी
विकास हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। आईबीएम, देखो आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम, आई फॉर इंटरनेशनल, बी से बिजनेस और एम से मशीन। माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया पहली बार 1981 में। पूछेगा एग्जाम में कि पहली बार माइक्रो कंप्यूटर का विकास कौन किया, तो आईबीएम कंपनी ने किया। कौन किया? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत बड़ा निर्माता कंपनी है। क्लियर है बातें? बहुत सारे चीजों को करने वाला पहला नाम में आईबीएम ही आता है। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर का विकास होने लगा। जीयूआई है ना, जीयूआई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीयूआई, इसको समझेंगे जीयूआई क्या है। तो जीयूआई क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे ग्राफिक्स शब्द सुने होंगे, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पूछता है। MS DOS कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS का भी विकास होने लगा। एप्पल OS सुनोगे ना, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको iOS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? iOS। और हाई लेवल लैंग्वेज में C लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा चालू। तो अलग से आप देखो चौथा जनरेशन कितना क्रांति है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर बना, हाई लेवल लैंग्वेज आने लगी। आप गेमिंग करते हो तो ग्राफिक्स की जरूरत होता है, वेब डिजाइनिंग करनी हो, बहुत सारी चीजें करनी हो तो आपको ग्राफिक्स चाहिए। डॉस आने लगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म होता है किसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म होता है? तो आप जानेंगे डॉस। इन सब चीजों का विकास होने लगा, इसीलिए चौथी पीढ़ी को हम क्रांति के क्षेत्र के रूप में रखते हैं। ठीक है, आज भी कई जगह में चौथी ही पीढ़ी चल रहा है, पांचवी पीढ़ी का पूरा विकास नहीं हो पाया। हालांकि अपन इंटरनेट वगैरह, ईमेल वगैरह 1991 के बाद ही देखते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जनरेशन का जो मेन विकास हुआ है वो आपको पांचवी में हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। आप देखेंगे 1989 से अब तक, 1989 से अब तक का जो जनरेशन है वो क्या है? पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें देखो अल्ट्रा लार्ज आ जाएगा, वेरी लार्ज की जगह में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इमेज को देखिए, ये आपका रहा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बहुत ज्यादा मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स को एक साथ एक ही सर्किट में रख सकता था। क्लियर है बात? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फास्टर है, बहुत ही तेज है। और इन सब चीजों का जो विकास हुआ उससे ये आप देख सकते हैं आज की डेट में आप ये मोबाइल्स, जितने भी आप मैसेजिंग चैट करते हैं, इंटरनेट वेब दुनिया से आप जो जुड़ते हैं, आज के इस आधुनिक जीवन को आप जो इंटरनेट के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से आप जुड़ते हैं, तो इसके लिए क्या हुआ कि पीढ़ी का विकास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि आप भी अपना विकास करो तो आपकी पीढ़ी का विकास ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इसमें 4 बातें महत्वपूर्ण क्या क्या है? ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आप देखेंगे कोरोना काल का दौर है, अभी आप समझ रहे हैं ना, तो आप कई जगह में जाने से कतराते हैं। उसी प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह में मरीजों के पास लोग जाने से कतराते हैं। इसके लिए हम क्या किए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट बनाए हैं, जो बहुत दूर से बहुत सारे काम को क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है, मरीज को दवाई दे सकता है। तो कैसे यूज हो पा रहा है, कैसे हम उसको कर पा रहे हैं, इस तकनीक को कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, तो इसका कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम ज्ञान बोलते हैं इसको। आगे का दुनिया जो रहेगा आपका वो आर्टिफिशियल बेस्ड रहेगा, जमाना आर्टिफिशियल का है। किसका जमाना? आर्टिफिशियल का है। ठीक है, तो आगे वही रहेगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने लगेगा। लाखों इंस्ट्रक्शन सेट को एक ही साथ आप स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट का देखो क्रांति आ गई भाई, इंटरनेट का विकास हो गया। किसका विकास हो गया? इंटरनेट का। ईमेल की विकास हो गया, ठीक है, ईमेल का विकास हो गया। ठीक है, बर्नर्स-ली नाम सुने होंगे, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब, www, ठीक है, यहाँ पे www, वर्ल्ड वाइड वेब, एक दुनिया बन गया, वेब दुनिया, जिसमें आप हर काम वहीं पे जाके कर सकते हो। एक क्रांति है उसके बाद।
कैसे हुआ? जब माइक्रो प्रोसेसर बना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, अल्ट्रा लार्ज में कन्वर्ट हुआ, चिप जो होंगे बहुत छोटे होने लगे, बबल मेमोरी का प्रयोग होने लगा। अब एक नया मेमोरी आया, बबल मेमोरी का प्रयोग होने लगा। ठीक है, बबल मेमोरी का प्रयोग होने लगा। एक बहुत ही अच्छी तकनीक है मेमोरी की, बबल मेमोरी। क्लियर है? आप इसको यूज नहीं करते होंगे अभी, लेकिन कुछ चीजों में यूज होता है, पर पढ़ते नहीं अच्छे से तो समझ नहीं आता है। इन सब में यूज हो जाता है। पोर्टेबल पीसी आप कहीं पे लेके घूम रहे हैं, डेस्कटॉप पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, छोटे छोटे आप लैपटॉप देखते हैं, मिनी लैपटॉप। इसके अलावा आप देखते हैं पाम टॉप, हाथ में रख के पर्सनल असिस्टेंट टाइप का यूज करते हो। लाइक मोबाइल ही ले लो, मोबाइल में भी तो सारे माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है ना। तो इन सब चीजों का आप देखोगे तो पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी। आप मूवी देखे होंगे, हॉलीवुड मूवी चलता है, आयरन मैन वगैरह मूवी देखे होंगे, एवेंजर्स वगैरह में होलोग्राफिक डिस्प्ले हो जाता है। अपन डायरेक्ट वहीं पे सारे प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टर है चेक कर लेते हैं, विद इन सेकेंड कौन क्या कर रहा है सब पता चल जाता है। जितना भी आप आधुनिक लॉन्चिंग देखते हैं, चीजों को हम जनरेशन के माध्यम से, जैसे कि सुपर कंप्यूटर का विकास होता है, तो हम आगामी क्या होने वाला है, कब तूफान आएगा, कब वर्षा होगी, कहाँ पे तेल के खदान है, कोयला कहाँ से निकलेगा, रॉकेट कैसे लॉन्च करना है, ये सब कैसे होता है। तो परम सुने होंगे आप नाम, जिसको हम सुपर कंप्यूटर, और भी बहुत सारे हैं, प्रत्युष नाम से, परम सिद्ध नाम से। तो उन सब सुपर कंप्यूटर का विकास होने लगेगा। कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान का मतलब होता है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति अब आयरन मैन बन जाएगा। क्लियर है? अपना काम वो खुद कर लेगा। तो पांचवा जनरेशन जो है अभी चल रहा है 1989 से लेके अब तक। क्लियर है? तो इस प्रकार 5 जनरेशन थे कंप्यूटर के, जिसको हम देखे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।